कचरे के बदबूदार ढेर के पास दर्द से भरी कराहने की आवाज एक लावारिस कार की डिक्की से आ रही थी। और जब कचरा बीनने वाली उस छोटी बच्ची ने अपने डर को पीछे ढकेलते हुए डिक्की का ढक्कन उठाया तो उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। एक अरबपति आदमी जिसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उसकी आंखों में मदद की ऐसी भीख थी जो किसी का भी दिल तोड़ दे। उस रात मुंबई के बाहरी इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कचरे के मैदान के पास वाली वो छोटी सी गली, जो पहले से ही वीरान थी, आज और भी डरावनी और अंधेरी लग रही थी। सड़क की पीली रोशनी पानी के गड्ढों पर पड़ रही थी, जहां कुछ आवारा कुत्ते खाने के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। उस माहौल में एक छोटी सी परछाई छुकी हुई थी, जो एक एक करके बियर के डिब्बे और प्लास्टिक के टुकड़े उठा रहे थे। वो आद्या थी, 8 साल की एक अनाथ बच्चे, जिसे कचरे की बदबू और हाथों पर खरोच लगने की आदत तो थी, लेकिन पेट में उठने वाली भूख की तड़प की आदत उसे कभी नहीं पड़ी थी। आद्या ने नीचे झुककर एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और अपनी कमर पर लटकी पुरानी बोरी में डाल दी। अचानक उसके छोटे कानों ने एक अजीब सी आवाज पकड़ी, एक बहुत ही धीमी, कमजोर कराहा, जैसे मौत के मुंह से आ रही हो। वो ठिठक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इस कचरे के ढेर के बारे में लोग अक्सर भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। इतनी ठंडी और बरसाती रात में कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय आद्या के, जो भूख की वजह से मजबूर थी। वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ थी और कचरे के कोने में पड़ी एक धूल से सनी पुरानी ट्रक जैसी गाड़ी से आ रही थी। आद्या सिहर उठी। उसके पैर कांप रहे थे। आधा मन भाग जाने को कर रहा था और आधा मन जिज्ञासा से खींचा जा रहा था। क्या कोई कुत्ता फंसा है या कोई इंसान? ये विचार आते ही आद्या ने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी बोरी की पट्टी को कसकर पकड़ा, जैसे उससे हिम्मत मिल रही हो, और धीरे धीरे उस गाड़ी की ओर बढ़ी। माहौल और भी भारी हो गया था। गाड़ी की छत पर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं, जो आद्या की तेज धड़कनों के साथ मिल रही थीं। जब उसने जंग लगे लोहे को हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि वो पसीने से तरबतर है। उसने कांपते हाथों से कुंडी खींची और डिक्की खुल गई, और उसी पल आद्या सन्न रह गई। उसके सामने एक आदमी लेटा हुआ था, जिसने एक महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन वो अब अस्त व्यस्त था। टाई एक तरफ लटकी हुई थी। उसका पूरा शरीर मोटी रस्सियों से इतनी जोर से बंधा था कि त्वचा पर लाल निशान पड़ गए थे। उसका मुंह ग्रे रंग के टेप से बंद था और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जिनमें बेबसी और लाचारी भरी थी। वो नजर आद्या पर पड़ी, जैसे कोई चाकू दिल में उतर गया हो, जिससे वो सिहर उठी। आद्या चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने घोंट दिया हो। ये वो नजारा नहीं था जिसकी कल्पना कचरा बीनने वाली एक गरीब बच्ची कभी कर सकती थी। वो आदमी देखने में ही भारी भरकम और अमीर लग रहा था। उसकी कलाई पर चमकती सोने की घड़ी और उसके मैले हो चुके लेकिन महंगे कपड़े बता रहे थे कि वो इस दुनिया का नहीं है। वो एक अमीर और ताकतवर इंसान था। लेकिन उसे यहां कचरे के ढेर में इतनी बुरी हालत में क्यों फेंका गया था? वो आदमी गले से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। आद्या घबराकर कुछ कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी, भागकर किसी बड़े की मदद ले या खुद जान जोखिम में डालकर पास जाए। अपनी गरीब दस्ती में आद्या ने बहुत सी बुरी कहानियां सुनी थी कि कैसे लोग मदद के बहाने फंसा लेते हैं, लेकिन जब उस आदमी की निराश आंखें फिर से उसकी ओर घूमी तो आद्या खुद को रोक नहीं पाई। उसके नन्हे पैर धीरे से एक कदम आगे बढ़े। अंकल, अंकल, आपको मदद चाहिए? आद्या ने डरी हुई आवाज में पूछा, जैसे वो रोने वाली हो। आदमी ने मुश्किल से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसुओं की परत आ गई, जैसे उम्मीद की एक किरण दिखी हो। अब आद्या को एहसास हुआ कि वो एक दोराहे पर खड़ी है। या तो अपनी सुरक्षा के लिए भाग जाए या एक बिल्कुल अजनबी की मदद करे, जिससे खतरा भी हो सकता है लेकिन एक जान भी बच सकती है। आद्या ने गहरी सांस ली और अपने छोटे हाथ में कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा कस लिया, जो उसने अभी उठाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो 8 साल के बच्चे में शायद ही दिखता है। वो धीरे से पास गई और झुककर गौर से देखा। वो आदमी कांप रहा था। उसकी उंगलियां कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही थीं। आद्या ने देखा कि रस्सियों की गांठें बहुत कसकर बांधी गई थीं।
रस्सियां मांस में चुभ रही थीं और कलाई से खून रिस रहा था। मुंह पर लगा टेप उसे सांस लेने में भी तकलीफ दे रहा था। हर सांस के साथ एक घरघराहट निकल रही थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएंगे। ये विचार उसके दिमाग में कौंधा और उसके हाथ और भी कांपने लगे। उसने कचरे के मैदान में चारों ओर देखा। कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी जो फटी हुई प्लास्टिक की थैलियों को फड़फड़ा रही थी। दूर कहीं से बाइक की आवाज आ रही थी, लेकिन इस अंधेरे कोने में आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आद्या ने थूक निगला और कांपते हाथों से उनके मुंह पर लगा टेप खींचा। तुरंत ही उस आदमी ने जोर से सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एहसानमंदी साफ दिख रही थी। बेटी, बेटी मुझे बचा लो। उसकी आवाज फटी हुई और कमजोर थी, लेकिन एक एक शब्द आद्या के दिल पर किसी चोट की तरह लगा। उसने होंठ काटते हुए फुसफुसाया, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे पास बस ये छोटा चाकू है। आद्या ने अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा फल काटने वाला चाकू निकाला। उसकी धार कम थी, लेकिन काम चलाने लायक थी। आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विनती थी। आद्या ने रस्सियों को काटना शुरू किया। हर बार जब चाकू रस्सियों पर चलता, एक अजीब सी आवाज आती जिससे रोंगटे खड़े हो जाते। हर बार जब चाकू गलती से आदमी की त्वचा को छूता, आद्या डर जाती। लेकिन किस्मत से कुछ मिनटों बाद एक हाथ आजाद हो गया। आदमी ने दर्द से कराहते हुए हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। तभी अचानक दूर से एक ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आद्या चौंक गई और उसका हाथ रुक गया। वो आदमी भी आंखें फाड़कर उस कच्ची सड़क की ओर देखने लगा जो कचरे के ढेर तक आती थी। उसने घबराहट में फुसफुसाया, वे वापस आ गए। तुम भाग जाओ बेटी, जल्दी छुप जाओ। आद्या सन रह गई। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। वे कौन है? क्या वे इसे मारने आए हैं? अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा क्या होगा? उसके छोटे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसके पैर वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। उस आदमी को आधा बंधा हुआ देखकर, जिसका चेहरा दर्द से विकृत था, आद्या का ज़मीर उसे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैं नहीं भागूंगी, मुझे आपको बचाना है, आद्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी बच्चों वाली आवाज में गजब का साहस था। वो आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें भर आईं। उस छोटे से पल में उसने उन मासूम आंखों में वो परछाई देखी जिसे वो बहुत पहले खो चुका था, निस्वार्थ मानवता। बिना किसी फायदे के मदद करने का जज्बा। गाड़ी की आवाज पास आती जा रही थी। आद्या ने जल्दी जल्दी बाकी रस्सियों को काटना शुरू किया। आदमी ने भी घूमने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर और दर्द उसे तेज नहीं होने दे रहे थे। ठीक तभी दूर से आती हेडलाइट्स ने कचरे के उस कोने को रोशन कर दिया। आद्या ने घबराकर आदमी को नीचे खींचा और फुसफुसाई, अंकल लेट जाओ। सांस मत लो, वे सुन लेंगे। दोनों अपनी सांस रोककर ठंडी और गीली जमीन से चिपक गए। एक ट्रक रुका, दरवाजा खुला और कुछ भारी भरकम आदमी नीचे उतरे। उनकी हंसी और बात करने की आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। एक भारी आवाज बोली, उसे यहीं टिक्की में पड़े रहने दो, कुछ दिनों में प्यास से मर जाएगा। इस कचरे के ढेर में उसे कौन ढूंढेगा? दूसरी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैडम ने पैसे दे दिए हैं। अब क्या चिंता, उस बूढ़े को यहीं सड़ने दो, कल देखेंगे। आद्या ये सुनकर कांप उठी। उसके दिमाग में मैडम शब्द गूंजने लगा। तो क्या उसकी अपनी पत्नी ने ही यह आदेश दिया था? उसने घबराकर उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे और वो अपना गुस्सा दबाने के लिए दांत पीस रहा था। वे गुंडे थोड़ी देर हंसे और मजाक किया, फिर गाड़ी में बैठकर तेज आवाज के साथ वहां से चले गए। पीछे छोड़ गए एक डरावना सन्नाटा। आद्या ने जोर से सांस छोड़ी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और पैर इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े होना मुश्किल था। वो आदमी भी अब जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। आद्या ने फिर से चाकू पकड़ा और कांपते हुए कहा, मैं बाकी रस्सियां भी काट देती हूं, लेकिन आप वादा करो, आप मुझे यहां अकेला छोड़कर नहीं जाओगे ना? आदमी ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा भाव था। भले ही वो नहीं जानता था कि ये बच्ची कौन है, लेकिन वो समझ गया था कि आज रात उसकी किस्मत इन नन्हे हाथों से जुड़ गई है। सुबह होने वाली थी। कचरे के ढेर से अभी भी बदबू आ रही थी। लेकिन आद्या के लिए नजारा बदल चुका था। उसने आखिरी रस्सी काट दी और आदमी पूरी तरह आजाद हो गया। वो गीली जमीन पर लुढ़क गया, हांफते हुए, जैसे किसी बुरे सपने के बाद उसे नया जीवन मिला हो। वो अपनी सूजी हुई कलाइयों को सहला रहा था। आद्या उसके पास बैठ गई। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था।
उसने धीरे से उसे हिलाया। अंकल, आप ठीक हो? आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली और उस बच्ची को देखा। उसकी नजर में एहसान और दया का मिश्रण था। उसने धीरे से सिर हिलाया, आवाज फटी हुई थी। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं। उसकी बात बीच में ही टूट गई और उसे जोर की खांसी आई। आद्या ने चारों ओर देखा, फिर फैसला किया और उसे सहारा देकर गाड़ी के सहारे बैठाया। अपनी बोरी से उसने पानी की एक सस्ती बोतल निकाली, जिसका ढक्कन कई बार इस्तेमाल होने से घिस गया था। उसने बोतल उसके मुंह से लगाई। पी लो अंकल। थोड़ा ही पानी बचा है। उस आदमी ने अपने बड़े और कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और छोटे छोटे घूंट भरे। गले की प्यास बुझने के बाद उसने राहत की सांस ली। इस वीरान जगह के अंधेरे में उसकी आवाज भारी हो गई। मेरा नाम विक्रम है। आद्या हैरान रह गई। ये नाम अनजाना नहीं था। कितनी बार उसने चाय की दुकानों के पास से गुजरते हुए लोगों को विक्रम मल्होत्रा के बारे में बात करते सुना था। मुंबई का रियल एस्टेट किंग, शहरों के बीच दर्जनों गगनचुंबी इमारतों का मालिक, एक ऐसा आदमी जो हमेशा टीवी पर अपनी अमीरी और शान शौकत के साथ दिखता था, जिसकी पत्नी किसी हीरोइन जैसी सुंदर थी और बेटा विदेश में पढ़ता था। आद्या ने हैरानी से पूछा, क्या आप वही अरबपति विक्रम मल्होत्रा हैं? विक्रम ने उसे देखा। उसकी लाल आंखों में एक कड़वी मुस्कान थी। हां, मैं वही हूं, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन कांपते हाथों और इस जान के जिसे एक गरीब बच्ची ने अभी अभी बचाया है। आद्या चुप रही। उसका नन्हा दिल उलझन में था। एक अरबपति जिसे पूरी दुनिया सलाम करती थी, आज जमीन पर बैठा है, शरीर पर चोट के निशान है और हालत किसी भिखारी जैसी है। उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ये सब किसने किया? विक्रम ने अपने होंठ भींचे। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा चमक उठा। मेरी पत्नी और उसके बेटे ने, वे मेरी सारी दौलत हड़पना चाहते हैं। आद्या की आंखें फैल गईं। उसे सिहरन महसूस हुई। उन गुंडों की बात, मैडम ने पैसे दे दिए, अब उसे साफ समझ आ रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम ने फीकी और कड़वी हंसी के साथ कहा, पैसे के लिए, लालच के लिए। और मैंने उन पर अंधा भरोसा किया। मुझे लगा प्यार उम्र और रुतबे की दूरियां मिटा सकता है। लेकिन देखो बेटी, सबसे करीबी इंसान ने ही पीठ में खंजर घोंप दिया। वो सिर झुकाकर बैठ गया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे सारी बेइज्जती को मुट्ठियों में कैद कर रहा हो। आद्या उसके पास बैठी थी। उसकी मासूम आंखें भर आईं। वो धोखा शब्द का मतलब पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन विक्रम की बातों से उसे वो दर्द महसूस हो रहा था जो उस भूख से भी ज्यादा तेज था जो उसने सही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सुबह की हवा कचरे की गंध लेकर आई। आद्या ने अपनी फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और डरते डरते विक्रम की कलाई के घावों पर पट्टी बांधने लगी। विक्रम उसे हैरानी से देख रहा था। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? आद्या ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, बचपन से आज तक सबने मुझे छोड़ दिया। मुझे पता है फेंके जाने का दर्द क्या होता है, इसलिए आपको इस हालत में देखकर मैं मुंह मोड़कर नहीं जा सकी। विक्रम सन्न रह गया। वो बात बहुत सीधी थी, लेकिन उसने विक्रम के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया जो कभी उसके पास था। एक अरबपति जो कभी सत्ता के शिखर पर था, आज उसे एक सड़क पर रहने वाली बच्ची इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी। उसने सुबह के धुंधले आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी आद्या। आद्या, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। उन धोखेबाजों को दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन अभी मैं बहुत कमजोर हूं। अब मुझे तुम्हारी हिम्मत का ही सहारा है। आद्या को उसकी गहरी बातें पूरी तरह समझ नहीं आईं, लेकिन उसे उस आदमी की आंखों में एक सच्चा भरोसा दिखाई दिया। एक ऐसे बच्चे पर भरोसा जिसके पास देने के लिए साफ दिल के सिवा कुछ नहीं था। कहीं दूर मुर्गे की बांग सुनाई दी। नया दिन शुरू हो रहा था। आद्या ने विक्रम को सहारा देकर कचरे के ढेर से बाहर निकाला और तंग गलियों से होते हुए अपनी झोपड़ी की ओर ले चली। दो लोग
एक गिरा हुआ अरबपति और एक अनाथ बच्ची सुबह की धुंध में गायब हो गए, एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हुए जो खतरों से भरा था। आद्या विक्रम को सहारा देते हुए भारी कदमों से कचरे के मैदान से बाहर ले आई। सूरज की पहली किरणें बादलों से झांक रही थीं, जिससे विक्रम का पीला चेहरा और टूटा हुआ शरीर साफ दिख रहा था। हर कदम पर वो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन दांत भींच कर चलते रहे। आद्या के नन्हे कंधों पर ये बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गली जो गरीबों की बस्ती की तरफ जाती थी, सामने नजर आने लगी। वहां टेढ़ी मेढ़ी कोठरियां थीं, जिनकी छतें टीन की थीं और दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, जहां मजदूर और गरीब लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। आद्या उसे अपने छोटे से कमरे में ले गई, जहां बस एक टूटी हुई लकड़ी की चारपाई, एक पुराना छोटा मेज और कुछ फटे पुराने कपड़े खोटी पर लटके थे। जगह बहुत तंग थी, लेकिन कम से कम कचरे के ढेर से ज्यादा सुरक्षित थी। विक्रम चारपाई पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थी, आंखों में एक अजीब सी विडंबना थी। सोने से मढ़े बंगले से निकलकर आज वो 10 वर्ग फुट से भी छोटे इस कमरे में आ गिरा था। वो बड़बड़ाया, क्या तुम यहां रहती हो? आद्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी, ये जगह छोटी है लेकिन गर्म है, आप यहां आराम करो। चिंता मत करो। विक्रम उस बच्ची को देख रहा था। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। बिना माता पिता के इतनी गरीबी में जीने वाली बच्ची एक ऐसे आदमी को पनाह दे रही थी जिसने कभी करोड़ों का साम्राज्य चलाया था। आद्या ने उसे एक गिलास पानी दिया और कल रात की बची हुई सूखी रोटी और थोड़ी सब्जी सामने रख दी। विक्रम ने उस गरीब खाने को देखा, उसकी आंखों में संकोच था। आद्या मुस्कुराई, खा लो अंकल। वरना भूख लगेगी, मुझे आदत है, मैं कम खाऊंगी तो भी चलेगा। विक्रम का गला भर आया। उसके हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा उसे भारी लगने लगा। उसने जिंदगी में कभी इतनी सूखी रोटी नहीं खाई थी जो इतनी नमकीन और कड़वी लग रही हो। नमकीन आंसुओं की वजह से और कड़वी लोगों की सच्चाई की वजह से। खाने के बाद विक्रम दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता थी। आद्या, मुझे ये पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे असल में कौन है। सिर्फ सबूतों के साथ ही मैं सच्चाई साबित कर सकता हूं। आद्या ने मासूमियत से पूछा, लेकिन मैं तो बस एक बच्ची हूं, मैं इतने बड़े काम में आपकी क्या मदद कर सकती हूं? विक्रम ने अपना बड़ा चोटिल हाथ उसके कंधे पर रखा। क्योंकि तुम छोटी हो, वे तुम पर शक नहीं करेंगे। तुम वो देख और सुन सकती हो जो बड़े लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे कुछ समय तक छिपकर रहना होगा। आद्या चुप रही। उसकी आंखों में धीरे धीरे मजबूती आ रही थी। वो बड़ों की साजिशें नहीं समझती थी, लेकिन एक बात जानती थी, विक्रम को उसकी जरूरत है। और उन्हें छोड़ना उस भरोसे को तोड़ने जैसा होगा जो उन्होंने उस पर किया था। उसी दोपहर आद्या चुपके से बाहर निकली और पास की एक छोटी सी दुकान से थोड़ी दवाई और पट्टियां खरीद लाई। उसने अनाड़ीपन से लेकिन पूरे दिल से विक्रम के घावों को साफ किया और उन पर पट्टी बांधी। विक्रम उसकी हर हरकत को देख रहा था। उसकी आंखों में वो अपनापन और गर्मी उतर आई थी, जिसे वो अपने आलीशान लेकिन झूठ से भरे घर में कब का भूल चुका था। आराम करते हुए विक्रम ने आद्या को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स और अपनी युवा पत्नी रिया और सौतेले बेटे आर्यन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। उसने भारी आवाज में बताया कि कैसे हर खूबसूरत याद अब धोखे के बारे में सोचते ही किसी घाव की तरह चुभती है। आद्या बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। अंकल, आद्या ने धीरे से पूछा, कल मैंने उन गुंडों को कहते सुना था कि मैडम ने पैसे दे दिए हैं, क्या ये वही रिया है? विक्रम ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। हाँ, उसने एक मीठा जाल बुना और मैं अंधा होकर उस पर भरोसा करता रहा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, सबूत ढूंढना और उन सबका पर्दाफाश करना। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। आद्या चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने आद्या को चुप रहने का इशारा किया। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं। बाहर से एक भारी और गुस्सैल आदमी की आवाज आई, क्या वो लड़की आद्या यहां है? लोगों ने उसे कल रात कचरे के मैदान के पास देखा था। आद्या कांपते हुए विक्रम की ओर देखने लगी। विक्रम ने उसे जवाब न देने का इशारा किया। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में कदमों की आवाज दूर होती गई।
कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। विक्रम ने धीरे से फुसफुसाया, उन्हें शक होने लगा है, अब से तुम्हें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। आद्या ने थूक निकला, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। वो जानती थी कि आगे का रास्ता न केवल भूख और गरीबी का है बल्कि खतरों से भी भरा है, लेकिन विक्रम की आंखों में जो दृढ़ता थी उसने आद्या में एक अजीब सी ताकत भर दी, सच्चाई खोजने के सफर में कूदने की ताकत। अगली शाम आद्या दबे पांव कोठरी से बाहर निकली, विक्रम को अंधेरे में आराम करने के लिए छोड़कर। उसने अपना पुराना फटा हुआ हैट पहना और रोज की तरह अपनी बोरी साथ ले ली, लेकिन उसका दिल विक्रम की दी हुई हिदायतों से भारी था। गौर करना, सुनना, हर छोटा सुराग हमारी जान बचा सकता है। मुंबई की सड़कें शाम के समय भीड़ से भरी थीं। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे और ठेलों से पकते हुए खाने और धुएं की गंध हवा में मिली हुई थी। आद्या इस भीड़ में अकेली थी, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प की आग थी। उसे पता था कि उसे कुछ तो ढूंढना होगा जो उस आदमी की मदद कर सके जिसने उसकी टूटी हुई छत के नीचे पनाह ली थी। आद्या उस बड़ी सड़क के किनारे चलते हुए मल्होत्रा ग्रुप की गगनचुंबी इमारत के पास पहुंची। विक्रम कभी इसी इमारत में शान से खड़ा होता था और आज वो एक भगौड़ा बनकर रह गया है। आद्या सामने वाले पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गई और कूड़ेदान में कचरा बीनने का नाटक करने लगी। तभी दो आदमी काले सूट में इमारत से बाहर निकले, सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। आद्या ने अपने कान खड़े कर लिए। विक्रम तो पक्का खत्म हो गया होगा, एक ने हंसते हुए कहा। मैडम रिया बहुत निश्चिंत हैं, कह रही थीं कि जल्द ही पूरे ग्रुप की पावर उनके हाथ में होगी। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सुना है कल रात कचरे के मैदान में कुछ हलचल हुई थी, शायद उन बेवकूफों ने उसे अधमरा छोड़ दिया हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत निपटाना होगा, वरना राज खुल जाएगा। आद्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैडम रिया का नाम सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। विक्रम सच कह रहे थे, उनकी पत्नी ही इन सब के पीछे थी। आद्या ने सिर झुका लिया, जैसे वो कोई कैन उठा रही हो, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वे दोनों आदमी सिगरेट फेंक कर चले गए। आद्या ने कांपते हुए हर शब्द याद कर लिया और पकड़े जाने से बचने के लिए जल्दी से पतली गलियों में गायब हो गई। रात को जब वो कोठरी में लौटी तो उसने विक्रम को सब कुछ बताया। विक्रम का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आद्या का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें मजबूती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो तुमने सुना वो पहला सबूत है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आद्या ने विक्रम को देखा। उसे उस थके हुए चेहरे पर भी पुराने रोबदार मालिक की झलक दिखी। जी, उसने धीरे से कहा, लेकिन अंकल, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इस खतरे में घसीटा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूं, जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम्हें फिर कभी ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। आद्या ने होंठ काट लिए। उसकी आंखें नम हो गईं। जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने सुनहरे भविष्य का वादा किया था। एक धुंधली उम्मीद, लेकिन उम्मीद तो थी। उस रात विक्रम सोया नहीं। वो पुरानी खिड़की के पास बैठा अंधेरी गली को देखता रहा। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ धोखे की बेइज्जती और दूसरी तरफ उस गरीब बच्ची से मिलने के बाद हुआ एहसास। उसे समझ आ गया था कि सच्चाई को सामने लाने के लिए सिर्फ पुरानी ताकत काफी नहीं है। उसे आद्या की मासूमियत और हिम्मत की भी जरूरत है। आद्या अपनी पतली चादर में लिपटी हुई थी। उसका मन अशांत था। कल वो फिर सड़क पर जाएगी, फिर सुनेगी, फिर उस काले सच के टुकड़ों को इकट्ठा करेगी। अगली सुबह आद्या फिर अपनी बोरी लेकर निकली। उसका छोटा सा शरीर, नंगे पैर जो ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर चलने के आदी थे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में आज का मिशन बहुत भारी था। उसे और सबूत चाहिए थे, इससे पहले कि वे दुष्ट लोग दोबारा हमला करें। इस बार वो उस आलीशान विला के इलाके में गई जहां रिया रहती थी। साफ सुथरी पत्थर की सड़क, दीवारों पर लदे हुए बोगनविलिया के फूल। आद्या बिजली के खंभे के पीछे छिप गई और नजर रखने लगी। एक चमचमाती महंगी कार गेट से निकली, जिसमें रिया की झलक दिखी, जो काला चश्मा लगाए बैठी थी। आद्या ने हिम्मत करके गेट के पास जाने का फैसला किया। तभी साइड का छोटा गेट खुला और एक नौकर कचरा फेंकने बाहर आया। ये मौका था। आद्या ने तुरंत कचरा बीनने का नाटक किया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी।
मैडम ने कहा है आज रात तक सारे कागजात तैयार रहने चाहिए। बोर्ड मीटिंग से पहले सारी संपत्ति उनके नाम ट्रांसफर होनी है। हाँ, लेकिन अगर विक्रम सर जिंदा हुए तो? जिंदा कैसे होंगे? उस रात गुंडों ने बताया था कि उन्हें डिक्की में बंद कर दिया है, बचना नामुमकिन है। ये सुनते ही आद्या ने अपनी बोरी को इतनी जोर से भींचा कि वो मुड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि एक एक शब्द याद रख। ये ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, एक भारी भरकम आदमी उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में खौफ था। ए लड़की, यहां क्या कर रही है? आद्या बुरी तरह चौंक कर पलटी। उस आदमी की आंखें क्रूर थीं और चेहरे पर एक गहरा जख्म था। वो हकलाने लगी, जी जी। मैं तो बस कचरा बीन रही थी। वो आदमी हंसा। कचरा बीन रही है या जासूसी कर रही है? ला अपनी बोरी देखा। आद्या ने बोरी को सीने से लगा लिया। उसका दिल पिंजरे से बाहर आने को तैयार था। अगर वो पकड़ा गया तो वे समझ जाएंगे कि वो जासूसी कर रही है। वो आदमी आगे बढ़ा और अपने बड़े हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया। उस नाजुक पल में आद्या ने अचानक एक खाली प्लास्टिक की बोतल उसके चेहरे पर दे मारी और पीछे मुड़कर भागी। ए रुक! वो आदमी गुर्राया और उसके पीछे दौड़ा। आद्या पतली गली में घुस गई। उसके नंगे पैर पत्थरों से टकराकर छिल रहे थे। भारी कदमों की आवाज उसके ठीक पीछे आ रही थी। आदमी की सांसें फूल रही थीं। आद्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। थोड़ा दौड़ने के बाद आद्या भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुस गई। सब्जी वालों की आवाजें और लोगों की भीड़ में कदमों की आवाज दब गई। आद्या एक ठेले के नीचे से निकली, सब्जियों के ढेर के पीछे से घूमी और पीछे की गली से निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भीड़ में फंस गया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आद्या ने अपनी छाती पकड़ ली। उसे लगा जैसे मौत के पंजों से बचकर आई है, लेकिन वो जानती थी कि अब वे शक करने लगे हैं। अब हर कदम और भी मुश्किल होगा। कोठरी में लौटकर आद्या विक्रम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने चुपचाप उसके बिखरे बालों को सहलाया। तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। आद्या ने आंसू पूछे और जो कुछ सुना था सब बताया। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आद्या का हाथ थाम लिया। रिया सब कुछ कानूनी तौर पर अपने नाम करना चाहती है। अगर बोर्ड मीटिंग तक हम कुछ नहीं कर पाए तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आद्या को देखा। अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगर उन्हें पता चला कि तुम राज जानती हो तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आद्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं नहीं डरती, बस आपको इंसाफ मिलना चाहिए। विक्रम सन्न रह गया। वो बहुत पहले इंसानों पर भरोसा खो चुका था, लेकिन इस अनाथ बच्ची ने उम्मीद की लौ फिर से जला दी थी। रात गहरी हो गई। गरीब बस्ती शांत थी। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कोठरी में विक्रम दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सख्त लग रहा था। आद्या सामने बैठी एक टूटे हुए कप को पकड़े उसे देख रही थी। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, आद्या, हम हमेशा छिपकर नहीं रह सकते। अगर हम यहीं बैठे रहे तो मेरी दौलत और इज्जत सब उनके हाथ में चली जाएगी। मुझे सामने आना होगा, चाहे पूरी तरह न सही। पर उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। आद्या ने घबरा कर सिर उठाया। लेकिन अंकल, आप अभी कमजोर हैं, वे आपको फिर मार देंगे। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। हां, खतरा है, लेकिन डरकर बैठने से बुराई जीत जाएगी। कल ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रिया नई मालकिन बनकर दुनिया के सामने आएगी। मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूं। चुपके से। आद्या का दिल बैठ गया। एक अरबपति जो कभी कैमरों के सामने शान से आता था, अब भीड़ में एक परछाई की तरह जाएगा। ये ख्याल डरावना था। अगली सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे तूफान आने वाला हो। आद्या ने अपना पुराना ऊनी स्वेटर पहना और विक्रम को सहारा देकर बस स्टॉप तक ले गईं। उन्होंने बस की सबसे पीछे वाली सीट चुनी ताकि कोई उन्हें देख ना सके। वो आदमी जो लग्जरी कारों का आदी था, आज पुरानी बस के धक्कों और तेल की बदबू के बीच बैठा था। जब वे 5 सितारा होटल के पास पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विक्रम ने आद्या को पीछे के रास्ते से चलने का इशारा किया। वे वेटरों और कर्मचारियों की भीड़ में मिल गए और एक सुनसान गलियारे में छिप गए। विक्रम ने एक पुरानी टोपी और चश्मा पहन रखा था, जो आद्या ने किसी पड़ोसी से मांगा था।
दरवाजे की दरार से उन्होंने देखा कि हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। रिया लाल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसके बगल में आर्यन खड़ा था, महंगे सूट में। उसका चेहरा अभी बच्चा सा था, लेकिन आंखों में लालच साफ था। रिया ने गर्व से कहा, आज से विक्रम मल्होत्रा की कानूनी पत्नी होने के नाते मैं मल्होत्रा ग्रुप की कमान संभालती हूं। हम वादा करते हैं कि कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उस चमक धमक के पीछे आद्या को रिया की आंखों का ठंडापन साफ दिख रहा था। विक्रम का हाथ दरवाजे के किनारे पर कस गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आद्या ने डरते हुए कहा, अंकल चलिए, यहां खतरा है। लेकिन विक्रम ने सिर हिलाया। जब मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूमे, विक्रम ने गलियारे के अंधेरे में अपना आधा चेहरा थोड़ा आगे किया। कैमरे के फ्लैश की चमक में सिर्फ एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा, लेकिन इतना काफी था कि कुछ पत्रकारों की भौहें तन गईं। उन्हें लगा जैसे कोई जाना पहचाना चेहरा देखा हो। आद्या के माथे पर पसीना आ गया। ये विक्रम की एक मूक चेतावनी थी, बिना सामने आए रिया और आर्यन के दिल में खौफ पैदा करना, और हुआ भी वही। हॉल के अंदर आर्यन ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी नजर गलियारे के अंधेरे की ओर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से झुककर अपनी मां के कान में कुछ कहा। रिया एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आद्या ने विक्रम का हाथ खींचा। उसका दिल ड्रम की तरह बज रहा था। वे दोनों जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले और बाहर की भीड़ में मिल गए। आद्या का मन डर से भरा था, लेकिन विक्रम के अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। धोखेबाज अब हिल चुके हैं। होटल के वीआईपी कमरे में माहौल भारी था। रिया सोफे पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। मां, कसम से मैंने उसे देखा। वो वही था, वो जिंदा है। आर्यन घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। रिया ने दांत भीजे। नामुमकिन, मैंने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि डिक्की में बंद करके कचरे में फेंक दिया है। आर्यन ने पानी का गिलास मेज पर दे मारा। तुमने लापरवाही की। अगर वो जिंदा है तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। रिया ने अपने बेटे को घूर कर देखा, लेकिन उसके अंदर भी डर रेंग रहा था। उसने फुसफुसाया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज रात ही उस पूरे कचरे वाले इलाके और आसपास की बस्तियों की तलाशी लो। अगर वो जिंदा है तो उसे सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूं, उधर बस्ती में। आद्या और विक्रम अभी कमरे में पहुंचे ही थे कि दोनों निढाल हो गए। आद्या ने हांफते हुए कहा, अंकल, मुझे लगा किसी ने हमें देखा। विक्रम में कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा। मैंने भी महसूस किया। उन्हें शक हो गया है। ये अच्छा है, लेकिन अब खतरा दुगना है। रात हो गई। बस्ती सन्नाटे में डूब गई। दूर कुत्तों के भौंकने और गलियों में बाइक की तेज आवाज से माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। विक्रम और आद्या जाग रहे थे। अचानक बाहर अजीब से कदमों की आवाज आई। कोई गली में घूम रहा था। एक भारी आवाज आई, वो आद्या नाम की लड़की कहां रहती है? वो अक्सर कचरे के मैदान के पास दिखती है। उसे पक्का कुछ पता होगा। आद्या कांप उठी। उसने चादर का कोना कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों दीवार से सटकर बैठ गए। बाहर टॉर्च की रोशनी गली में घूम रही थी। कदमों की आवाज उनके दरवाजे के ठीक सामने रुकी। किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। आद्या का दिल हलक में आ गया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो आदमी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। आद्या ने विक्रम से चिपकते हुए कहा, अंकल, उन्हें पता चल गया है। वे हमें ढूंढ लेंगे। विक्रम ने अंधेरे में उसका हाथ थामा। हां, वे जानते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। कल हमें उस इंसान के पास जाना होगा जिस पर मुझे अब भी भरोसा है। वही बाजी पलट सकता है। आद्या ने सिर उठाया। वो कौन है? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा एक पुराना दोस्त जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। बहुत समय से बात नहीं हुई, बस उम्मीद है कि उसने पीठ नहीं दिखाई होगी। उस रात आद्या को डरावने सपने आए। काले साए उसका पीछा कर रहे थे। रिया की आंखों में आग थी और वो खुद एक अंतहीन अंधेरी गली में भाग रही थी। वो पसीने से लथपथ जागी। उसने देखा कि विक्रम अब भी खिड़की के पास बैठा है। उसकी नजरें दूर कहीं जमी थीं। ठंडी हवा के झोंके के साथ बस्ती की नमी कमरे में आ रही थी।
आद्या ने मन ही मन प्रार्थना की, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितना भी खतरा हो। मैं अंकल का साथ दूंगी। विक्रम ने उसकी फुसफुसाहट सुन ली। अंधेरे में उसकी आंखों के कोने भीग गए। बड़ों के हजारों झूठे वादों से ज्यादा ताकत उस बच्ची के भोले वादे में थी। वही विश्वास की ताकत थी जो उसे इस तूफान में खड़ा रखे हुए थी। अगली सुबह मुंबई का आसमान गहरा स्लेटी था, जैसे शहर का दम घुट रहा हो। आद्या ने विक्रम का हाथ पकड़ा और वे दोनों चुपचाप बस्ती से निकल गए। कल रात की तलाशी ने साबित कर दिया था कि जाल अस्ता जा रहा है। विक्रम आद्या को पुरानी दिल्ली जैसे एक पुराने इलाके के एक छोटे से कैफे में ले गया। कैफे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे लेकिन आंखें तेज थीं। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। शर्मा जी, बहुत अरसा हो गया। वो बूढ़ा आदमी मिस्टर शर्मा चौंका और फिर तुरंत विक्रम को अंदर खींच लिया। हे भगवान, विक्रम तुम जिंदा हो। लोगों ने कहा तुम गायब हो गए, मुझे लगा। विक्रम ने उसकी बात काटी। वक्त कम है शर्मा जी, मुझे धोखा मिला है। रिया और आर्यन पूरा ग्रुप निगलना चाहते हैं। मुझे सबूत चाहिए और एक भरोसेमंद साथी। मिस्टर शर्मा की त्योरियां चढ़ गईं। मुझे बोर्ड मीटिंग से ही शक था, लेकिन अब वे पावर में हैं। मैं बस एक छोटा सदस्य हूं। अगर मैंने आवाज उठाई तो मुझे तुरंत बाहर कर देंगे। आद्या बीच में बोल पड़ी। उसकी आवाज में डर था लेकिन जिद भी। दादाजी, मैंने अपने कानों से सुना है, वे सारी संपत्ति ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। मैं आपको जगह बता सकती हूं। शर्मा जी ने हैरानी से उस बच्ची को देखा, फिर विक्रम को। एक पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, उनके जासूस हर जगह हैं। बात अभी शुरू हुई थी कि बाहर शोर मच गया। कुछ अजनबी लोग कैफे में घुस आए। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। सबसे आगे वही जख्म वाला आदमी था जिसने आद्या का पीछा किया था। मिल गए, वो चिल्लाया, इस बार नहीं बचोगे। आद्या ने घबराकर विक्रम का कुर्ता पकड़ लिया। मिस्टर शर्मा का चेहरा बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखाई। उन्होंने दोनों को पीछे के दरवाजे की तरफ धकेला। जल्दी जाओ। मैं इन्हें रोकता हूं। विक्रम लंगड़ाते हुए आद्या के साथ पीछे की संकरी गली में भागा। पीछे से कदमों की तेज आवाज और डंडों के टकराने की आवाज आ रही थी। आद्या हाँफ रही थी, लेकिन विक्रम को खींचती रही। एक मोड़ पर उनका रास्ता रोक लिया गया। 2 हट्टे कट्टे गुंडे सामने खड़े थे। आद्या डर से कांप गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उनमें से एक की पीठ के पीछे कागजों का एक बंडल है। अंकल, वो चिल्लाई, उनके पास कागजात है। जैसे ही उस गुंडे ने हाथ उठाया, एक फाइल जमीन पर गिर गई। सफेद कागजों पर लाल मोहर लगी थी और संपत्ति हस्तांतरण लिखा था। विक्रम ने देखा और उसका दिल रुक गया। यही वो सबूत था जिसकी उसे जरूरत थी। बिना सोचे आद्या आगे लपकी और फाइल उठाने के लिए झुकी। गुंडे ने गुर्राते हुए हाथ उठाया, लेकिन विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया। तीनों गिर पड़े और फाइल के पन्ने बिखर गए। आद्या ने कागजों का एक हिस्सा कसकर पकड़ा और पतली गली में घुस गई। विक्रम अंकल, जल्दी। भागम भाग की आवाज पूरी गली में गूंज गई। राहगीर डरकर दूर हट गए। उस अफरा तफरी में एक बार फिर निराशा की ताकत ने विक्रम को खड़ा किया और वो आद्या को लेकर सुबह के बाजार की भीड़ में घुस गया। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे एक तालाब के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे नहीं रुक गए। आद्या ने मुड़े तुड़े कागज खोले। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। अंकल देखिए, ये ट्रांसफर के कागज हैं। इस पर आपके जाली दस्तखत हैं। विक्रम ने फाइल पकड़ी। उसके होंठ भींचे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। आद्या, यही वो चीज है जिसकी हमें जरूरत थी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। आद्या ने सिर उठाया। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना था, लेकिन आंखों में गर्व था। लेकिन वे दोनों जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। जब उन गुंडों को पता चलेगा कि फाइल गायब है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। अब ये सिर्फ भागने का खेल नहीं था, बल्कि आमने सामने की जंग थी। शाम ढल रही थी। तालाब के पानी पर डूबते सूरज की लालिमा तैर रही थी। विक्रम और आद्या उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। भागदौड़ के बाद उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। विक्रम के हाथ में वो फाइल थी जो अब बुरी तरह मुड़ चुकी थी, और उसे छीनते वक्त उनके हाथ पर खरोंच आ गई थी, जिससे थोड़ा खून बह रहा था। उन्होंने आद्या को देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गहरा आभार था। बेटी, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं अपना सब कुछ खो देता। आद्या ने सिर हिलाया। उसकी बड़ी आंखों में एक मजबूत इरादा था। ऐसा नहीं है अंकल,
बुरे लोग गलत काम करें तो किसी न किसी को तो उन्हें रोकना ही पड़ता है। मैंने बस वही किया जो जरूरी था। विक्रम ने उस फाइल को कसकर पकड़ा। उनके अंदर भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। इतने सालों तक रेशम के बिस्तरों और दौलत के बीच रहते हुए उन्हें लगता था कि असली ताकत पैसे और सत्ता में है, लेकिन आज उनके सामने बैठी इस गरीब बच्ची ने उन्हें दिखाया कि असली ताकत तो निडरता और इंसानियत में होती है। लेकिन वे वहां ज्यादा देर नहीं बैठ सकते थे। विक्रम आद्या को लेकर शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने चर्च में गए। ये वही चर्च था जिसके निर्माण के लिए उन्होंने कभी पैसे दिए थे, लेकिन अब यहां कोई नहीं आता था। चर्च वीरान पड़ा था, बस हवा चलने पर वहां लटकी घंटियां बज उठती थीं। विक्रम ने वो फाइल लकड़ी की वेदी ऑल्टर के पीछे बनी एक गुप्त जगह में छिपा दी। आद्या ने डरते हुए पूछा, अंकल, आप इसे पुलिस को क्यों नहीं दे देते? विक्रम ने गहरी सांस ली। अभी नहीं आद्या, अगर अभी इसे सामने लाया तो रिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस का मुंह बंद करवा देगी। मुझे और तैयारी करनी होगी, और सबूत चाहिए, और कोई भरोसेमंद साथी भी। सिर्फ ये फाइल काफी नहीं है। आद्या ने सिर हिलाया। हालांकि वो सब कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में विक्रम पर पूरा भरोसा था। उसी समय मल्होत्रा परिवार के आलीशान विला में रिया ने गुस्से में क्रिस्टल ग्लास जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। जब उसके आदमियों ने बताया कि फाइल चोरी हो गई है तो वो पागल हो गई थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया था। वो फोन पकड़े हुए था। मां, मुझे यकीन है वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होता तो कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। रिया ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, और मुझे पता है वो कौन है। वो कचरा बीनने वाली लड़की। वो उस रात वहां इत्तेफाक से नहीं थी। वो आर्यन की ओर घूमी। तुरंत अपने आदमियों को कहो कि उस पूरी बस्ती की तलाशी लें। सारे चर्च, मंदिर और वो जगह जहां विक्रम कभी जाता था, सब छान मारो। सबूत मिटाने के लिए जो करना पड़े करो। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। उस रात विक्रम और आद्या ने उसी पुराने चर्च में पनाह ली। एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उनकी परछाइयां दीवार पर हिल रही थीं। विक्रम गंभीर बैठे थे। आद्या, हो सकता है कल का दिन और भी खतरनाक हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी वापस अपनी दुनिया में लौट सकती हो। आद्या ने विक्रम को देखा। उसकी नजरें किसी बच्चे जैसी नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसी थीं। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं यहीं रहूंगी। विक्रम ने अचानक आद्या का नन्हा हाथ पकड़ लिया। उस पल उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त खिड़की के बाहर से एक आहट आई। आद्या चौंक गई और उसने जल्दी से मोमबत्ती बुझा दी। दोनों ने सांस रोक ली। हवा के झोंकों के बीच बाहर टॉर्च की रोशनी चमकी और कुछ अनजान लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां ताजे पैरों के निशान हैं। वे पक्का यहीं हैं। आद्या ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विक्रम ने उसे शांत रहने का इशारा किया और धीरे से वेदी के पीछे का वो लकड़ी का तख्ता हटाया जहां उन्होंने फाइल छिपाई थी। उन्होंने आद्या को उस अंधेरे और तंग गुप्त स्थान में खींच लिया। बाहर चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। उसके जंग लगे कब्जों ने चीखने जैसी आवाज की। कई परछाइयां अंदर दाखिल हुईं और हर जगह छानने लगीं। भारी जूतों की आवाज और सामान पलटने का शोर उस सन्नाटे में गूंज रहा था। आद्या विक्रम से चिपक गई। अंधेरे में विक्रम ने उसका हाथ दबाया। उनकी आंखें शांत लेकिन सतर्क थीं। वे नहीं जानते थे कि आज रात वे बच पाएंगे या नहीं, लेकिन वे जानते थे कि वो फाइल ही अंधेरे से लड़ने की उनकी एकमात्र उम्मीद है। अच्छे से देखो। चेहरे पर जख्म वाले गुंडे की आवाज गूंजी। मुझे पक्का यकीन है वे यहीं आसपास हैं। वे लोग बेंचों को पलट रहे थे और फर्श पर डंडे मार रहे थे। एक गुंडा वेदी के बिल्कुल पास आ गया। उसका खुरदरा हाथ लकड़ी के ढांचे को टटोल रहा था। आद्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विक्रम ने खुद को तैयार कर लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे लड़ेंगे। ठीक तभी एक गुंडे का फोन बजा, जिसने उस तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। हेलो जी मैडम, हम बाहरी इलाके वाले चर्च में हैं। जी, फाइल अभी नहीं मिली, लेकिन वो हिचकिचाया। वो बच्ची, वो शायद कोई और जरूरी कागज भी ले गई हो तो। बकवास बंद कर, जख्म वाले गुंडे ने चिल्लाकर उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। चुपचाप ढूंढो। उस गुप्त स्थान में छिपे विक्रम और आद्या ने यह सुन लिया।
उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि गुंडों को क्या क्या मालूम है, लेकिन और जरूरी कागज की बात ने विक्रम के कान खड़े कर दिए। आद्या ने अंधेरे में विक्रम के कान में फुसफुसाया, अंकल सुना आपने, वे कह रहे थे कि उनके पास और भी कुछ जरूरी छिपा है, अगर हम वो ढूंढ लें तो हम जीत सकते हैं। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जागी। बाहर गुंडे अभी भी तोड़फोड़ कर रहे थे। एक आदमी वेदी के तख्ते को हिलाने ही वाला था कि अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। नीली लाल बत्तियां टूटी हुई खिड़कियों से अंदर चमकी। गुंडे घबरा गए। लानत है, पुलिस कष्ट पर है, चलो यहां से। वे सब जल्दी से भाग खड़े हुए। जब सब शांत हो गया तब जाकर विक्रम ने तख्ता हटाया और आद्या को बाहर निकाला। दोनों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। अंकल, आद्या ने कांपते हुए कहा, अगर पुलिस आई थी तो हम सामने क्यों नहीं आए? विक्रम ने सिर हिलाया, अभी नहीं आद्या, हमारे पास काफी सबूत नहीं है। रिया के लोग पुलिस में भी हैं, तुमने सुना नहीं? वे किसी जरूरी कागज की बात कर रहे थे। अगर वो हमें मिल गया तो बाजी पलट जाएगी। आद्या चुप रही, लेकिन उसके मन में एक आग जल उठी थी। उस रात वे दोनों चुपचाप चर्च से निकल गए और अंधेरी गलियों से होते हुए आगे बढ़े। उन्हें नहीं पता था कि दूर से एक साया उनका पीछा कर रहा था। वो मिस्टर शर्मा थे, विक्रम के पुराने दोस्त। उन्होंने रिया के आदमियों की बातें सुन ली थी और अब उनका जमीर उन्हें कचोट रहा था, डर और पुरानी दोस्ती के बीच। चलते चलते आद्या ने पूछा, अंकल वो किस जरूरी कागज की बात कर रहे थे? विक्रम ने माथे पर बल डालते हुए कहा, शायद वो असली वसीयत हो। गायब होने से पहले मैंने एक वसीयत बनाई थी जिसमें सारी संपत्ति। वो रुके, गला भर आया। मेरे अपने बेटे के नाम थी। अगर रिया ने उसे ढूंढकर नष्ट कर दिया तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। आद्या का मुंह खुला रह गया। उसे उस आदमी पर बहुत दया आई। जितना उसने सोचा था, ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उन्हें आगाह किया कि कोई और भी है। विक्रम ने आद्या का हाथ पकड़ा और वे तेज चलने लगे। वे एक संकरी गली से होते हुए पुराने शहर के इलाके में पहुंचे, जहां रात का बाजार लगा हुआ था। पीली रोशनी पुरानी छतों पर पड़ रही थी। पीछे से जूतों की आवाज करीब आ रही थी। आद्या हाँफ रही थी, लेकिन उसने विक्रम का हाथ नहीं छोड़ा। जल्दी चलिए अंकल, आगे बाजार है, भीड़ में वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। वे दोनों भीड़ में घुस गए। खाने पीने के ठेलों से उठती भाप, कबाब और भुट्टे की खुशबू और लोगों का शोर। विक्रम लंगड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें बीमार मजदूर समझता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही अरबपति विक्रम मल्होत्रा हैं। आद्या उन्हें एक पुरानी किताबों की दुकान के पीछे ले गई। दुकान चलाने वाली एक बूढ़ी औरत थी, जिसने दोनों को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई कि वे मुसीबत में हैं। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। आद्या ने वहां पड़ी पुरानी किताबों को पलटना शुरू किया ताकि वे ग्राहक दिखें। अचानक उसकी नजर एक भूरे रंग की डायरी पर पड़ी, जिस पर लिखा था मल्होत्रा ग्रुप आर्काइव्स 2002। अंकल, आद्या ने धीरे से कहा और डायरी उन्हें दी। विक्रम हैरान रह गए। ये वही इंटरनल डायरी थी जो सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को मिलती थी। उन्होंने पन्ने पलटे और उनका दिल थम गया जब उन्होंने अपनी ही पुरानी लिखावट देखी। उसमें संपत्ति के नोट्स थे और एक जगह घसीट कर लिखा था, असली वसीयत सेंट एन्स चैपल में सुरक्षित है, रहस्य नंबर 7, वर्जिन मैरी की मूर्ति के पीछे। आद्या की आंखें फैल गईं। सेंट एन्स चैपल? क्या ये वही छोटा चर्च है जो पहाड़ी पर है, जहां कोई नहीं जाता? विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में चमक आ गई। हां वही। मेरे अलावा बहुत कम लोग उस जगह को जानते हैं। रिया को धर्म कर्म से नफरत है। शायद इसीलिए मैंने वो जगह चुनी थी। तभी दुकान के बाहर शोर हुआ। आर्यन के गुंडे बाजार तक आ पहुंचे थे और भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। बूढ़ी औरत ने जल्दी से इशारा किया कि वे पीछे की गली से निकल जाएं। आद्या ने विक्रम का हाथ पकड़ा और वे संकरी और काई जमी दीवारों के बीच से भागे। पीछे से आवाज आई, जल्दी, उन्हें भागने मत दो। आद्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, असली वसीयत, वही चाबी है। वे गली के आखिरी छोर पर पहुंचे तो देखा कि एक लोहे का गेट बंद है। गुंडे बिल्कुल पास थे। आद्या ने घबराहट में इधर उधर देखा और दीवार में एक छोटा सा छेद देखा। अंकल, इधर से। उसने विक्रम को खींचा। दोनों मुश्किल से उस छेद से निकले। उनके कपड़े फट गए और धूल से सन गए। वे एक सुनसान पिछले आंगन में गिरे, जहां सिर्फ चांद की रोशनी थी। गुंडे उन्हें नहीं देख पाए और आगे निकल गए। आद्या जमीन पर बैठ गई।
उसने वो डायरी अपने सीने से लगा रखी थी। अंकल, हमें तुरंत सेंट एन्स चैपल जाना होगा। अगर वसीयत मिल गई तो आप रिया का झूठ साबित कर सकते हैं। विक्रम ने उस बच्ची को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। इस दुबली पतली बच्ची ने उनकी निराशा को उम्मीद में बदल दिया था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो, चाहे कितना भी खतरा हो, हमें वहां जाना ही होगा। दूर फिर से पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा। शहर सो रहा था, लेकिन दो लोगों की किस्मत, एक ठगा हुआ अरबपति और एक अनाथ बच्ची, एक नई दिशा में मुड़ रही थी। सुबह होने से पहले कोहरे से ढकी सड़कों से होते हुए आद्या विक्रम को सहारा देकर पहाड़ी की ओर ले जा रही थी। नीलगिरी के ऊंचे पेड़ों के पीछे सेंट एन्स चैपल छिपा हुआ था। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह की शांति में गूंज रही थी। विक्रम बुरी तरह थक चुके थे। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन उनका इरादा पक्का था। वे कई बार यहां प्रार्थना करने आते थे। यहीं उन्होंने अपने हाथों से वसीयत लिखी थी, ये सोचकर कि ये पवित्र जगह सच्चाई की रक्षा करेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही जगह उनकी आखिरी उम्मीद बन जाएगी। आद्या ने उनका कुर्ता पकड़कर पूछा, अंकल, क्या आपको यकीन है कि वे लोग यहां नहीं पहुंचे होंगे? विक्रम ने ना में सिर हिलाया। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन यह आखिरी जगह है जिसके बारे में रिया सोच भी नहीं सकती। आद्या का मन नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि वे अकेले नहीं हैं, और उसका शक सही था। पहाड़ी के रास्ते पर एक साया चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। वो मिस्टर शर्मा थे। उनकी आंखों में पछतावा और कश्मकश थी। उन्होंने आधी सच्चाई देख ली थी और अब वे खुद से लड़ रहे थे। इंसाफ का साथ दें या अपनी जान बचाने के लिए चुप रहें। पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचकर दोनों रुके। ठंडी हवा चल रही थी। सामने पुराना चैपल दिख रहा था, जिसकी छत पर काई जमी थी और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। आद्या और विक्रम सूखे पत्तों पर चलते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था। सिर्फ रंगीन कांच की खिड़कियों से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। विक्रम सीधे वर्जिन मैरी की मूर्ति के पास गए। उन्होंने कांपते हाथों से मूर्ति के पीछे बने पत्थर के खांचे को टटोला। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उंगलियों ने एक कठोर चीज को छुआ, एक छोटा लकड़ी का डिब्बा। ये यही है, उनकी आवाज भर्रा गई। आद्या खुशी से उछल पड़ी, अंकल, हमें सबूत मिल गया। लेकिन जैसे ही विक्रम ने डिब्बा खोला, बाहर एक आवाज हुई। चैपल का पुराना दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और टॉर्च की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। जख्म वाले गुंडे की भारी आवाज गूंजी, मुझे पता था तुम दोनों यहां जरूर आओगे। आद्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। रिया और आर्यन उनकी सोच से ज्यादा तेज निकले थे। उस तनावपूर्ण पल में अंधेरे से मिस्टर शर्मा बाहर निकले और गुंडों और विक्रम के बीच में आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक फैसला था। रुक जाओ, ये पवित्र जगह है, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जख्म वाला गुंडा हंसा। मिस्टर शर्मा, आपको लगता है आपकी कोई हैसियत बची है? मैडम रिया का आदेश है, जो भी रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। विक्रम ने अपने पुराने दोस्त को देखा। उसका दिल बैठ गया। ये पल सब कुछ तय करने वाला था। क्या शर्मा सच्चाई का साथ देंगे या फिर से रिया के डर के साए में चले जाएंगे? आद्या ने उन दोनों आदमियों को देखा। उसका नन्हा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने फुसफुसाया, अंकल, वसीयत को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। विक्रम ने लकड़ी के उस डिब्बे को भींच लिया। उनकी आंखों में एक नई आग जल उठी। उनके सामने अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी। ठीक उस पवित्र स्थान के बीचों बीच, विश्वास और धोखे के बीच, उजाले और अंधेरे के बीच। चैपल के अंदर की हवा जैसे थम गई थी। वेदी पर जल रही एक मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी, जिससे सबके चेहरों पर डरावनी परछाइयां बन रही थीं। विक्रम आद्या के पास खड़े थे। डिब्बा उनके सीने से लगा था। सामने जख्म वाला गुंडा और उसके दो साथी लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। मिस्टर शर्मा अभी भी बीच में थे। उनकी नजरें डगमगा रही थीं। शर्मा, विक्रम ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें याद है, सालों पहले तुमने ही गवाही दी थी जब मैंने ये वसीयत बनाई थी। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। शर्मा ने मुट्ठी भींच ली। उनके चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गईं। वे एक कदम लड़खड़ाए और फिर उस गुंडे की तरफ घूमे। अगर तुझ में थोड़ी भी शर्म बची है तो चला जा यहां से। ये कानूनी सबूत है। रिया और आर्यन इससे नहीं बच सकते। गुंडा हंसा। उसकी हंसी में शैतानी थी।
मैं सिर्फ मैडम का हुक्म मानता हूं। बुढ़े, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये कहकर उसने अपने साथियों को इशारा किया। 2 गुंडे आगे बढ़े। उनकी आंखों में खून सवार था। आद्या कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो विक्रम के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने नन्हे हाथ फैला दिए जैसे वो ढाल बन रही हो। वो चिल्लाई, विक्रम अंकल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस पल मिस्टर शर्मा जैसे नींद से जागे। उन्होंने उस दुबली पतली लेकिन निडर बच्ची को देखा, फिर अपने पुराने दोस्त विक्रम को, जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। अचानक उनके अंदर एक हिम्मत जाग उठी। वे चिल्लाए, रुक जाओ। वसीयत चाहिए तो मेरी लाश से गुजरना होगा। जख्म वाला गुंडा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शर्मा रिया के खिलाफ जाएगा। उसकी आंखों में एक पल की हिचकिचाहट दिखी, लेकिन फिर लालच और डर ने उसे अंधा कर दिया। वो चिल्लाया, तो फिर सब साथ में मरो। वो लोहे की रॉड लेकर लपका। अगले ही पल शर्मा ने पूरी ताकत से धक्का देकर विक्रम और आद्या को एक तरफ गिरा दिया। रॉड उनके कंधे को छूती हुई निकली। खून की धार उनकी पुरानी शर्ट पर बह निकली, लेकिन वे पीछे नहीं हटे, बल्कि उस गुंडे से भिड़ गए और उसकी रॉड छीनने की कोशिश करने लगे। विक्रम, भागो! शर्मा चिल्लाए। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। विक्रम ने लकड़ी का डिब्बा पकड़ा और आद्या को खींचकर खड़ा किया, लेकिन आद्या रोने लगी। नहीं, हम इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी हाथापाई में लकड़ी का डिब्बा अचानक जमीन पर गिर गया और उसका ढक्कन खुल गया। उसके अंदर से नीली स्याही से लिखी वसीयत का असली कागज बाहर निकल आया। विक्रम! जख्म वाले गुंडे ने वो कागज देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो उसे झपटने के लिए कूदा। विक्रम चिल्लाए, नहीं, लेकिन आद्या बिजली की रफ्तार से दौड़ी और घुटनों के बल गिरकर उसने वो कागज उठा लिया, इससे पहले कि गुंडे का हाथ उस तक पहुंचता। उसने उसे अपने कुर्ते के अंदर छिपा लिया और चिल्लाई, ये सबूत है विक्रम अंकल, इसे कभी तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। गुंडा गुस्से से पागल होकर आद्या की तरफ लपका, लेकिन मिस्टर शर्मा ने लोहे की रॉड से उसके पैरों पर वार किया। हड्डी टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंज गई और वो गुंडा मुंह के बल गिरा। बाकी दोनों गुंडों ने जब देखा कि बाजी पलट रही है और उनका लीडर घायल है, तो वे घबरा गए और उसे घसीटते हुए बाहर भाग गए। अंधेरे में उनकी गालियां गूंजती रहीं। चैपल में फिर से शांति छा गई। बस भारी सांसों और खून की गंध रह गई थी। मिस्टर शर्मा घुटनों के बल बैठ गए। उनके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। आखिरकार मैंने सही रास्ता चुना, उन्होंने धीरे से कहा। विक्रम ने दौड़कर अपने दोस्त को संभाल लिया। उनका गला रुंध गया। शुक्रिया शर्मा। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं और आद्या सब कुछ खो देते। आद्या ने वसीयत के कागज को अपने सीने से लगा रखा था। उसकी गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। विक्रम अंकल, हमारे पास सबूत है, अब कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया और आद्या के कंधे को थाम लिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में 3 लोग, एक धोखा खाया हुआ अरबपति, एक अनाथ बच्ची और एक पछतावा करता हुआ पुराना दोस्त, एक साथ खड़े थे। वे जानते थे कि कानूनी लड़ाई और दुनिया का सामना करना अभी बाकी है, लेकिन ये पल उनकी जीत का पहला कदम था। सच्चाई को अपनी रोशनी मिल चुकी थी। सूरज निकल आया था। सेंट एन्स चैपल की रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती धूप उस पुरानी वसीयत पर पड़ रही थी, जो पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उस पर लिखी स्याही अभी भी साफ थी। विक्रम ने उस कागज को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो किसी डूबते हुए इंसान को मिली लकड़ी का सहारा हो। पास ही आद्या पत्थर की सीढ़ी पर बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की चमक थी। मिस्टर शर्मा, जिनका कंधा खून से सना था और उस पर फटे हुए कपड़े की पट्टी बंधी थी, भारी लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, विक्रम, अब तुम्हें तुरंत इसे दुनिया के सामने लाना होगा। अगर हमने और देर की तो रिया और उसके गुंडे फिर हमला करेंगे। इस वसीयत को वकील और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दो और फिर सीधे कोर्ट जाओ। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक योद्धा का संकल्प था। हां, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान के साथ वापस लौटूं। अब मैं अंधेरे में छिपा भगोड़ा नहीं रहूंगा। आद्या ने मासूमियत लेकिन मजबूती से उनका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। विक्रम की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उनके गाल पर आ गिरा। वो जानते थे कि इस बच्ची के निडर दिल ने ही उन्हें खाई से बाहर निकाला है। उसी सुबह
मल्होत्रा परिवार के आलीशान विला में रिया ने गुस्से में शराब का गिलास जमीन पर दे मारा। कांच टूटने की तेज आवाज गूंज उठी। आर्यन, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, खबर लाया था कि असली वसीयत विक्रम के हाथ लग गई है। मां, अगर वो वसीयत कोर्ट में ले आया तो सब खत्म हो जाएगा, आर्यन कांपते हुए बोला। रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। नहीं, हमारे पास अभी भी रास्ता है। वो सोचता है कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े से वो बाजी पलट देगा। वो भूल गया है कि असली ताकत कागज में नहीं, बल्कि उसमें है जो दुनिया की सोच और पैसे को नचा सके। रिया ने सिर उठाया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे वकील को बुलाओ, एक जाली वसीयत तैयार करो जिसमें साबित हो कि विक्रम के डिजिटल सिग्नेचर सबसे नए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम गवाह खरीद लेंगे और अखबारों में खबर फैला देंगे कि एक्सीडेंट के बाद विक्रम पागल हो गया है, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आर्यन ने यह सुना तो उसकी आंखों में क्रूरता लौट आई। मैं अभी इंतजाम करता हूं। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया, और वो लड़की, वो बहुत कुछ जानती है। रिया ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने का इंतजाम करो। आज रात के बाद आद्या नाम की कोई बच्ची नहीं होनी चाहिए। शहर के दूसरी तरफ विक्रम, आद्या और मिस्टर शर्मा अपने पुराने और भरोसेमंद वकील मिस्टर मेहता के दफ्तर पहुंचे। मिस्टर मेहता विक्रम को जिंदा देखकर सन्न रह गए। उनकी आंखें भर आईं। हे भगवान, विक्रम, मुझे लगा तुम। विक्रम ने अपने दोस्त का हाथ दबाया। मैं जिंदा हूं मेहता, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उन्होंने असली वसीयत मेज पर रख दी। लाल मोहर और विक्रम की पुरानी लिखावट साफ चमक रही थी। मिस्टर मेहता ने दस्ताने पहनकर आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे जांचा और फिर सिर उठाकर कहा, ये बिल्कुल असली है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। हमारे पास रिया और आर्यन का पर्दाफाश करने के लिए काफी सबूत हैं। आद्या पास ही बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उत्सुकता थी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या अब उन बुरे लोगों को सजा मिलेगी? मिस्टर मेहता ने गंभीरता से सिर हिलाया। इंसाफ में देर हो सकती है बेटी, लेकिन अंधेर नहीं। विक्रम ने आद्या का हाथ थाम लिया। आद्या, तुम हमारी सबसे बड़ी गवाह हो। अगर तुम कोर्ट में बोलने के लिए तैयार हो तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आद्या ने होंठ भींचे और फिर जोर से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, चाहे वे कुछ भी करें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस पल विक्रम को लगा जैसे उनका दिल फिर से धड़कने लगा है। जिस इंसान को अपनों ने धोखा दिया था, उसे एक अनाथ बच्ची ने फिर से भरोसा करना सिखाया था। लेकिन बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे। एक बड़ा तूफान आने वाला था। विक्रम के जिंदा होने और असली वसीयत मिलने की खबर फैलते ही मीडिया का रुख बदल दिया गया। बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अरबपति विक्रम मल्होत्रा एक्सीडेंट के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे। पागलपन की हालत में विक्रम। कुछ लोगों के बहकावे में टीवी पर बिकाऊ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि विक्रम के पास जो भी कागजात हैं, उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं है। एक अंधेरे कमरे में बैठी रिया टीवी स्क्रीन को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आर्यन बगल में खड़ा हंस रहा था। मां, आप तो कमाल हैं, अब उस पागल की बात कौन मानेगा? रिया ने शराब का घूंट भरा। इंसाफ सच्चाई में नहीं, बल्कि उसमें होता है जिसे लोग सच मानते हैं। मेरे पास पैसा है, मैं सच खरीद सकती हूं। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन वो लड़की अभी भी खतरा है। आज रात ही खेल खत्म करो। उधर वकील मेहता के दफ्तर में विक्रम ने गुस्से में अखबार जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा लाल था। धोखेबाज, वे मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। आद्या ने कांपते हाथों से अखबार उठाया। उसकी आंखें नम थीं। अंकल, अगर लोग ये सच मान लेंगे तो क्या होगा? मिस्टर मेहता ने शांत करते हुए कहा, ये उनका पुराना पैंतरा है। वे मीडिया का इस्तेमाल करके दबाव बना रहे हैं। लेकिन कोर्ट सिर्फ अखबारों पर नहीं चलता। हमारे पास असली वसीयत है और हमारे पास तुम हो। आद्या, सबसे जरूरी है कि हम सुनवाई तक तुम दोनों को सुरक्षित रखें। सुनवाई के दिन तक विक्रम और आद्या को एक गुप्त जगह पर रहना था। उस रात वे फिर से बस्ती के एक सुरक्षित कमरे में छिपे थे। बाहर हवा तेज थी और ठंड बढ़ गई थी। दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन में बेचैनी थी। अचानक छत से कुछ आवाज आई। आद्या चौंक गई और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। खिड़की जोर से खड़खड़ाई और अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखीं। विक्रम ने फुसफुसाया, वे आ गए। दरवाजा जोर से खुला और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए। एक ने चिल्लाया, लड़की को उठाओ।
आद्या चीखी, लेकिन उसे तुरंत एक आदमी ने दबोच लिया। विक्रम ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो कमजोर थे। एक गुंडे ने पीछे से उनके सिर पर भारी वार किया। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़े। जब तक उन्हें होश आता, आद्या जा चुकी थी। जब आद्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक काल कोठरी जैसे कमरे में पाया। चारों तरफ सीलन भरी दीवारें और लोहे का बंद दरवाजा। बाहर से रिया की आवाज आई, अगर इस लड़की ने कोर्ट में मुंह खोला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसे यहीं रखो जब तक सुनवाई खत्म न हो जाए। आद्या कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर अचानक जीने की जिद जाग उठी। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे बचना होगा, मुझे विक्रम अंकल को बचाना है, वसीयत उनके पास है। लेकिन गवाही के लिए मेरी जरूरत है। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। उधर विक्रम जब होश में आए तो कमरा खाली था। उनके सिर से खून बह रहा था। आद्या को ना पाकर उनका दिल बैठ गया। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में हो रहा था। उन्होंने अपने कुर्ते में छिपी वसीयत को भींचा और अंधेरे में कसम खाई, रिया, तुम मेरा सब कुछ ले सकती हो, लेकिन उस बच्ची का भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैं सच को सामने लाकर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फैसले की सुबह मुंबई का आसमान ऐसा लग रहा था जैसे शहर मातम मना रहा हो। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ थी। रिपोर्टर और कैमरामैन धक्का मुक्की कर रहे थे। महंगी गाड़ियां रुक रही थीं, जिनसे रिया और आर्यन उतरे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था, हाथों में जाली कागजों की फाइलें थीं। अखबारों की हेडलाइन अभी भी विक्रम के पागलपन की कहानियां सुना रही थीं। शहर के बाहरी इलाके में उस कैद खाने में आद्या कुर्सी पर बंधी हुई थी। बाहर पहरा दे रहा गुंडा बीड़ी पीते पीते ऊंघ रहा था। आद्या ने कोने में पड़ा एक ईंट का टुकड़ा देखा। उसने धीरे से उसे पैर से ठोकर मारी। आवाज सुनकर गुंडा चौंका और चेक करने अंदर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आद्या ने अपनी जमा की हुई पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा सीधे गुंडे के मुंह पर लगा और वो लड़खड़ाकर गिर गया। आद्या बिना एक पल गवाए बाहर भागी। पीछे से गालियों की आवाज आई, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। नंगे पैर कीचड़ और बारिश के बीच वो दौड़ रही थी। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, कोर्ट पहुंचना, इससे पहले कि बुराई जीत जाए। कोर्ट के अंदर कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। जज ने एक्सपर्ट को बुलाया। एक गंभीर दिखने वाले आदमी ने रिया की दी हुई फाइल को जांचना शुरू किया। उसने लेंस और यूवी लाइट से कागजों को देखा। पूरा हॉल शांत था। पन्ने पलटने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आखिर में एक्सपर्ट ने सिर उठाया और कहा, जज साहब, ये दस्तावेज जाली है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर को कई जगह से कॉपी पेस्ट किया गया है और तारीखें सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। हॉल में शोर मच गया। लोग धोखा धोखा चिल्लाने लगे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुर्सी के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून गड़ गए। आर्यन खड़ा होकर विरोध करने लगा, ये झूठ है, मेरी मां ने इसे वेरीफाई करवाया है। लेकिन जज ने हथौड़ा चलाया, शांति बनाए रखें। तभी विक्रम के वकील मिस्टर मेहता ने असली वसीयत पेश की। जज साहब, ये 3 साल पुरानी हाथ से लिखी हुई वसीयत है, जिस पर नोटरी की असली मोहर है। ये पूरी तरह वैध है। एक्सपर्ट ने उसे जांचा और पुष्टि की, हाँ, ये असली है। तालियों की गड़गड़ाहट से कोर्ट गूंज उठा। विक्रम धीरे से खड़े हुए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज गूंज रही थी, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया, लेकिन आज कानून और सच्चाई के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी दौलत लालच के लिए नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरें आद्या को ढूंढ रही थीं। ठीक उसी वक्त कोर्ट के दरवाजे पर हलचल हुई। पुलिसकर्मी एक छोटी सी लड़की को अंदर आने से रोक रहे थे, जो कीचड़ में सनी थी। विक्रम जोर से बोले, उसे आने दो, वही मेरी गवाही है। आद्या दौड़कर विक्रम के पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। पूरा कोर्ट यह नजारा देखकर सन्न रह गया। एक अरबपति और एक गरीब बच्ची, जो एक दूसरे के सहारे खड़े थे। आद्या ने जज की तरफ देखा और अपनी तोतली लेकिन साफ आवाज में कहा, जज अंकल, मैंने सब सुना था। इन्होंने विक्रम अंकल को मारने की कोशिश की थी। रिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो चिल्लाई, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इस आदमी के लिए। ये दौलत मेरी है। उसका ये चिल्लाना उसका जुर्म कबूल करने जैसा था। जज ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए
अदालत रिया और आर्यन द्वारा पेश की गई वसीयत को जाली और अवैध घोषित करती है। असली वसीयत के आधार पर विक्रम मल्होत्रा ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। साथ ही अपहरण और धोखाधड़ी के आरोप में रिया और आर्यन को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया जाता है। पुलिस ने रिया और आर्यन को हथकड़ी पहना दी। रिया चीख रही थी, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। आर्यन के पैर कांप रहे थे। कोर्ट रूम में सत्यमेव जयते के नारे लगने लगे। विक्रम ने झुककर आद्या को गले लगा लिया। उन्होंने माइक पर कहा, मैंने सोचा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सबसे कीमती चीज इंसानियत है, जो मुझे इस बच्ची ने सिखाई। आज से मैं ऐलान करता हूं कि आद्या मेरी बेटी है। मैं उसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। आद्या खुशी से रो पड़ी। पापा, ये शब्द विक्रम के कानों में किसी संगीत की तरह गूंजा। अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर विक्रम और आद्या की तस्वीर थी। हेडलाइन थी, अनाथ बच्ची ने बचाई अरबपति की जान। ये कहानी हर दिल को छू गई। अब लोग विक्रम की दौलत की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की बात कर रहे थे जो खून का ना होकर भी उससे गहरा था। वो विला जो कभी साजिशों का घर था, अब आद्या की हंसी से गूंज रहा था। आद्या बगीचे में दौड़ रही थी और विक्रम बरामदे में बैठकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया था, नफरत के लिए नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल के लिए। और इस तरह कचरे के ढेर से शुरू हुई एक कहानी महलों में एक नई उम्मीद के साथ पूरी हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आप दुनिया के किस कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा परिवार कहां-कहां तक फैला है। आपको आद्या की ये हिम्मत और विक्रम की नई शुरुआत कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है? अपने अनमोल विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिल को छू लेने वाली कहानी या असल जिंदगी का कोई प्रेरणादायक अनुभव है जो दूसरों को हिम्मत दे सके, तो उसे कमेंट्स